गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास नाइन्थ के लिए, और इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से ध्यान देना बेटा, ताकि इसकी क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर पाओ और इस चैप्टर को समझ पाओ। ठीक है, तो अपार्थीड सबसे पहले इस चैप्टर में समझने इससे पहले कुछ समझना इंपॉर्टेंट है। अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड बेटा वो नेम है सिस्टम का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग के आधार पे किसी से भेदभाव किया जाता है। साउथ अफ्रीका में उसको कहा जाता था अपार्थीड। ठीक है, ये सिस्टम जो अपार्थीड का है, इसकी वजह से लोग आपस में डिवाइडेड हो गए थे स्किन के कलर की वजह से। कोई काले थे, कोई गोरे थे, तो काले लोगों की इज्जत नहीं की जाती थी गोरों द्वारा। तो व्हाइट रूलर्स जो थे, जो सफेद थे, वो ट्रीट करते थे नॉन व्हाइट्स को बहुत ही बुरी तरीके से, उनको बहुत ही नीचा समझते थे, जिसको इंग्लिश में इंफीरियर कहा जाता है। नॉन व्हाइट कभी भी उनको वोट का राइट नहीं दिया गया, यानी उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ब्लैक कलर्ड और इंडियंस ने बेटा जीता। काफी सारे अपार्थाइड सिस्टम जो थे उनसे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और 1950 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कहा गया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। उसके बाद फाइनली 26 अप्रैल 1994 को अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से पेविंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, उसके बाद मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई गई। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको फ्रेम किया गया, जिसमें सिटीजन्स को सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव अधिकार दिए गए, जो कि पूरे कंट्री में अवेलेबल था। नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और 26 साल तक वो जेल में रहे थे। गांधी जी के प्रिय मित्र थे नेल्सन मंडेला, और हीरो थे उस स्ट्रगल के, और इनको 28 साल तक वो जेल में रहे, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की कहानी लिखी है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें उन्होंने अपनी कहानी बयान की है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का होता क्या है, कुछ रिटन रूल्स होते हैं, लिखे हुए रूल्स होते हैं, जो कि वहां के रहने वाले सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और उसका पालन भी करते हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो भी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, जो कि डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, वहां के सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जनरेट करता है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ही जरूरी होता है अलग अलग लोगों में जो कि आपस में एक साथ रह रहे हैं। ये स्पेसिफिक होता है कैसे गवर्नमेंट जो है वो बनती है, उसके बारे में सब कुछ लेखा जोखा होता है। उसके बाद ये लिमिट्स यानी पावर जो गवर्नमेंट की है उस पर भी अंकुश लगाती है, और बताती है कि कैसे जो है अधिकार सिटीजन्स के हैं, उनके पास कौन कौन से अधिकार है और उनके क्या क्या फर्ज है। ये एक्सप्रेस करता है बेटा एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कि कैसे एक अच्छी सोसाइटी का हम निर्माण कर सके, एक अच्छा समाज का निर्माण कैसे होगा, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जिसका हमें अनुपालन करते रहना चाहिए। सभी कंट्रीज जो है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, यानी उनको अपना अधिकार सारे के सारे मिले हो, लेकिन सभी कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे पास क्या क्या किया गया बेटा। इंडिया स्टिल जो था ब्रिटेन का कॉलोनी था। पार्टीशन जो था कंट्री का वो कर दिया गया था धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। बहुत ही मार काट लड़ाई झगड़ा हुआ था, लार्ज स्केल वायलेंस, एटलीस्ट लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। रिफ्यूजी की प्रॉब्लम थी। रिफ्यूजी क्या होता है बेटा, जो अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं, शरणार्थी को रिफ्यूजी कहा जाता है। मर्जर ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट, छोटे छोटे जो स्टेट थे वो मिल गए थे। इकोनॉमिकली हमारा कंट्री जो था वो बहुत ही पुअर, गरीब हो गया था, यानी आर्थिक स्थिति जो थी हमारे देश की वो बहुत ही खराब हो गई थी उस समय। लेकिन एडवांटेज जो था, जिन्होंने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बहुत सारे फायदे भी थे। ये क्या फायदे थे? कंसेंसस जो है एक डेमोक्रेटिक इंडिया में वो एक जैसे होते थे, यानी जनगणना जो होती थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया, बनाया, तैयार किया, जिसमें कराची रिजोल्यूशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि कैसे इंडिया को आजाद किया जाए, ये आजाद इंडिया का स्वरूप कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, इसके बारे में रूपरेखा तैयार की गई। फैमिलियरिटी जो था वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, वो कॉलोनियल रूल से पहले से हम अवगत थे, सब मिलजुल के कैसे रहते थे इसके बारे में हमें पहले से पता था, कि जिसमें बुनकर भी थे, पेंटर भी थे, मैसॉन्स भी थे, खेती करने वाले भी थे, सब मिलजुल के कैसे रहेंगे इसके बारे में हमें नॉलेज पहले से ही था। उसके बाद कॉलोनियल लॉ जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया गया, और इसमें हमने अलग अलग देशों का जो जो चीजें सबसे अच्छी थी उन चीजों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 299 मेंबर थे, जब सबसे पहली बार पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, जो कि आज के मौजूदा टाइम में 545 मेंबर होते हैं लोकसभा के, जिसमें से 2 मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्टली, जो कि अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कहीं किसी भी फील्ड में हो, तो उससे रिलेट करते हैं। ओके, इसमें जो है राज्यसभा के बारे में अगर कोई पूछता है तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 12 मेंबर जो है वो पॉलिटिकल कोई रिलेशन नहीं होता उनका, वो अलग अलग फील्ड से रिलेट करते हैं, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री से हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से, या संगीत इंडस्ट्री से, या गाने वाली इंडस्ट्री से। तो वो सिफारिश, जो प्राइम मिनिस्टर सिफारिश देते हैं, तो सिफारिश के तौर पे वो सिलेक्ट होते हैं मेंबर पार्लियामेंट के, जिसमें से कुछ मेंबर इतने अच्छे हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, वो अपना पूरी की पूरी सैलरी डोनेट कर देते हैं पार्लियामेंट फंड में, ताकि लोगों के सेवा में काम आ सके, क्योंकि वो पार्लियामेंट डेली नहीं जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है बेटा, ये इंप्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे। अभी फिर से आने वाला है 26 जनवरी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बेटा वो प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछ रहे हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पूछ रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति या पहले प्रेसिडेंट जो थे वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें फिलॉसफी देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी एक आइडिया दे देता है कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए। यहाँ सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, सब बराबर रहने चाहिए, आपस में एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी, फैटर्निटी, लिबर्टी, आजादी है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाके हम घूम सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सोशलिज्म, सामाजिकवाद, तो सामाजिक, हमें समाज में कैसे रहना है, अच्छे से रहना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है, किसी को परेशान नहीं करना है। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या होता है बेटा? कि हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी पद्धति से पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई हमें ये नहीं बोल सकता कि आपको ऐसे पूजा करना चाहिए, आपने 1 अगरबत्ती क्यों जलाई, आपने 2 अगरबत्ती क्यों नहीं जलाई, आपका जैसे मर्जी है वैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे कंट्री को बोला जाता है सेकुलर कंट्री। और ये सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। और ये प्रियम्बल का पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया ये प्रियम्बल? ये इंडिकेट करता है कि बेटा सोर्स, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, ये कहां से लिया गया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के लोग जो है, ये कंट्री हमारा है बेटा। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव देता है, ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, ताकि हम एग्जामाइन कर सके या इवेलुएट कर सके कि क्या कानून है और कैसे एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए हमारे भलाई के लिए, और जो गवर्नमेंट हमारे लिए एक्शन ले रही है वो क्या अच्छा है हमारे लिए या अच्छा नहीं है। इन सब की भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट उस रन करती है और उस पर चलती है। बेटा इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाने वाले, वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे पाए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर
और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। इसमें अपार्थीड के बारे में, यानी रंग के आधार पे जो भेदभाव होता था अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपकी किताब में दाएं साइड में ये सभी चीजें जो है इसको ब्रीफली बहुत छोटे छोटे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी इस चैप्टर से अक्सर पूछ लिया जाता है कि सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं, रिपब्लिक से क्या समझते हैं, सोवरेनिटी से क्या समझते हैं, न्याय से क्या समझते हैं, इक्वलिटी से क्या समझते हैं। तो ये आता ही आता है। और उसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप क्या समझते हैं। बेटा जहां पे भी अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट मतलब कोई कानून पहले से चलता आ रहा है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंगली तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो उस कानून में क्या क्या चेंज लाना है, ठीक है। उसके बाद वो कैसे हालात थे जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके बारे में भी पूछ लेंगे। और इसके आंसर्स मैंने इसमें दे रखे हैं आपको, ताकि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सको और इससे आप रिवाइज भी कर सकते हो। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज जरूर कर लेना। और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे या किसी भी चीज का मतलब अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9877022457 में। आपके जितने भी क्वेरीज हैं सभी को सॉल्व किया जाएगा RACC क्लासेस। थैंक यू।